चैनल वर्ल्ड ऑफ सोशियोलॉजी। स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग ने इससे पहले जो सोशियोलॉजी की क्वेश्चन सीरीज़ चला रही थी मैं, वहाँ पर हमने 20 क्वेश्चंस किए थे। आज हम 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके यूपी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर एंड आपके जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसके लिए हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चंस मैं अभी देखती हूँ कि आगे क्या है। ओके, ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ। 20 क्वेश्चन हम कर चुके थे, आज 21वें क्वेश्चन से मैं आप लोगों को कराऊंगी। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करती हूँ मैं। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किस विद्वान का नाम व्याख्यात्मक समाजशास्त्र से जुड़ा है? ऑप्शंस देखते हैं। पहले ऑप्शन है मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, विल्फ्रेड पेरेटो। ठीक है, सो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए हमसे पूछा गया व्याख्यात्मक समाजशास्त्र, तो इंटरप्रेटेटिव सोशियोलॉजी व्याख्यात्मक समाजशास्त्र की बात हमारे मैक्स वेबर करते हैं। ठीक है, हमारा राइट आंसर है मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन 22 है, विचलन के संबंध में निराशा आक्रामकता का सिद्धांत किस विद्वान ने प्रतिपादित किया है? ऑप्शंस में हमारे हैं इमाइल दुर्खीम, लम्ब्रासो, मैक्स वेबर, सदरलैंड। सो स्टूडेंट यहाँ पर हमसे निराशा आक्रामकता का सिद्धांत पूछा गया है। तो निराशा आक्रामकता का सिद्धांत जो हमारा विचलन के संबंध में दिया था वो लम्ब्रोसो ने दिया था। ओके, राइट आंसर हमारा लम्ब्रोसो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है। तो ये क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक मानदंड की व्याख्या नहीं करता है? सो पहला ऑप्शन हमारा है मानदंड हमेशा मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित नहीं करता, मानदंड सामाजिक मूल्यों पर आधारित होता है, मानदंड व्यवहार की रूपरेखा दर्शाता है, उपरोक्त सभी। यहाँ पर स्टूडेंट देखिए सामाजिक मानदंड की व्याख्या नहीं करता पूछा गया है हमसे। तो अगर हम देखें सामाजिक मानदंड की व्याख्या जो नहीं करता है उसमें से है हमारा कि यहाँ पर देखिए जो दो हमारे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसा कि मानदंड सामाजिक मूल्यों पर आधारित होता है, तो ये सही बात है, हमारा मानदंड सामाजिक मूल्यों पर आधारित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मानदंड व्यवहार की रूपरेखा दर्शाता है, ये भी सही बात है, मानदंड हमारा जो व्यवहार होता है उसको प्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा आंसर ये दिया गया है कि मानदंड हमेशा मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित नहीं करता है, तो यहाँ पर ये व्याख्या गलत है, क्योंकि मानदंड से मनुष्य का व्यवहार नियंत्रित होता है। हमारा राइट आंसर ए है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज को सर्वप्रथम लागू किया गया? इसका आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ऑप्शंस में देखती हूँ यहाँ पर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, भोपाल। सो स्टूडेंट्स, इसका पंचायती राज सबसे पहले कहाँ पर लागू हुई थी? तो वो कि हमारे राजस्थान राज्य में सबसे पहले लागू हुई थी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। जाति एक वर्ग लगभग पूर्णतया वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। निम्नलिखित में से ये किस विद्वान का कथन है? ओके, ये कथन आपका दिया हुआ है और पूछा गया है कि ये कथन किसका है। यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्शंस, पहले मजुमदार, केतकर, मेलिनोवस्की, CH कूले। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, मेनली जाति एक वर्ग लगभग वंशानुक्रम, ठीक है, पर आधारित है तो उसे हम जाति कहते हैं। तो यहाँ पे लगभग एक वर्ग और वंशानुक्रम की जो बात करते हैं, जाति व्यवस्था जिसको कह रहे हैं उसके बिहाफ पर। सो यहाँ पर अगर हम देखें सबको
हमारा राइट आंसर क्या होगा, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए स्टूडेंट्स जल्दी से। वंशानुक्रम की बात जाति व्यवस्था के संबंध में कौन करते हैं? C.H. कूले करते हैं। राइट आंसर हमारा C.H. कूले है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। ये क्वेश्चन देखती हूँ मैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने जाति के बदलते स्वरूप पर टिप्पणी की है कि परिवर्तन व्यवहार में हुआ है, वैचारिकी में नहीं। इसमें देखिए ये एक टिप्पणी लिखी गई है। अब ये टिप्पणी किसकी है हमको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शंस में हमारे A.R. देसाई, S.C. दुबे, K.M. कपाड़िया, रॉबर्ट मल्टन। ठीक है, रॉबर्ट मल्टन है, वो स्पेलिंग थोड़ा सा रोबोट लिख गया है तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा आप लोग। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए परिवर्तन व्यवहार में हुआ है, ये जाति के बदलते स्वरूप पर बात टिप्पणी की गई है, व्यवहार में हुआ है, वैचारिकी में नहीं। तो हमारे जो चेंज वैचारिकी में नहीं हुआ है, व्यवहार में हुआ है जाति व्यवस्था के संबंध में, ये बात करते हैं S.C. दुबे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये कई बार एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, राइट हमारा आंसर S.C. दुबे है। क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 हमारा है कि किस विद्वान ने भारतीय जनजाति को पिछड़ा हिंदू कहकर संबोधित किया है? स्टूडेंट्स यहाँ पे भारतीय जनजाति की बात हो रही है और वर्ल्ड पिछड़ा हिंदू। वैसे तो इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत इजी है। इनके जिसने पिछड़ा हिंदू कहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिए। देखिए इसमें ऑप्शंस में हमारे इरावती कर्वे, D.N. धनकरी और G.S. घोरिये दिया गया है। तो पिछड़ा हिंदू कहकर हमारे G.S. घोरिये ने संबोधित किया है। ये एक बहुत ही बेसिक सा था हमारा ये क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा स्टूडेंट कि पिछड़े हिंदू की बात जो करते हैं वो हमारे G.S. घोरिये कहते हैं जनजाति को। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 28। हमारा क्वेश्चन 28 है कि अंतःक्रिया अनुष्ठान से किस विद्वान का नाम संबंधित है? इसमें अंतःक्रिया अनुष्ठान की बात है और किसने अंतःक्रिया अनुष्ठान की बात करी है हमको ये बताना है। हमारे ऑप्शंस में दिए गए हैं राधा कमल मुखर्जी, इवरिंग गफमैन, पीटर ब्लो, रॉबर्ट मल्टन। स्टूडेंट अंतःक्रिया अनुष्ठान, अंतःक्रिया अनुष्ठान की बात, इंटरैक्शन ओकेशंस की बात हमारे करते हैं इवरिंग गफमैन। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को अभी पढ़ाया भी था कुछ टाइम पहले ही, तो आई थिंक आप लोगों को ध्यान होगा कि अनुष्ठान की कैसे ये ओकेशंस की बात करते हैं अंतःक्रिया की, कि हम ओकेशंस पे लोगों से मिलते हैं एक अनुष्ठान की तरह। ठीक है, जैसे कोई फेस्टिवल पे मिलते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है हमारा, और किसी शादी ब्याह में किसी समारोह में मिलते हैं लोगों के साथ, तो वो एक अनुष्ठान की तरह हो जाता है इंटरेक्शन हमारा। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज व्यवस्था के असफलता के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं? तो यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था की असफलता का एक हिसाब से हमको कारण पूछा गया है स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो अगर हम देखें तो अशिक्षा, तो हमारा पहला जो ऑप्शन है अशिक्षा, वो कहीं ना कहीं पंचायती राज व्यवस्था को असफल बनाता है, क्योंकि अगर लोग शिक्षित होते तो वहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था हमारी सफल हो सकती थी। सीमित साधन, ये भी एक कारण है जो असफल बनाता है, क्योंकि सीमित साधन थे वहाँ पे, लिमिटेड रिसोर्सेज थे, जिसकी वजह से क्या था पंचायती राज व्यवस्था ग्रो नहीं कर पाई। जातिवाद, हमारा जो कास्टिज्म है, ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण है पंचायती राज व्यवस्था का। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें स्टूडेंट, तो हमारा जो ऑप्शन है उपरोक्त सभी, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि ये तीनों अशिक्षा, सीमित साधन, जातिवाद, तीनों ही पंचायती राज की असफलता का कारण है। ओके,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, समाजशास्त्र शब्द का प्रतिपादन किस देश में हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देश पूछा गया है। तो पहला हमारा जो दिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका, सेकेंड है फ्रांस और थर्ड हमारा जापान है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए समाजशास्त्र शब्द का प्रतिपादन का देश पूछा गया, कहाँ से ये प्रोपाइंट हुआ है। तो जैसा कि अगर हम यहाँ पे कॉमन सेंस भी लगा लें अपना, तो इसका आंसर हम इजीली कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि समाजशास्त्र हम के पिता कौन है, अगस्त कॉम है, और अगस्त कॉम कहाँ के थे, वो फ्रांस के थे, फ्रांसीसी समाजशास्त्री है। तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए, फ्रांस होना चाहिए। ठीक है, आंसर हमारा फ्रांस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए केशिकत्व की अवधारणा प्रतिपादन किया। केशिकत्व की अवधारणा यहाँ पे पूछा गया है। सो स्टूडेंट इसके ऑप्शंस हम देखते हैं, ल्यूडूमो, आर्सेनड्यूमो, नेक्स्ट देखते हैं इमाइल दुर्खीम और रदरफोर्ड। ठीक है, सो स्टूडेंट यहाँ पे जो केशिकत्व की अवधारणा, तो केशिकत्व की अवधारणा से किसका नाम जुड़ा हुआ है, आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी से। केशिकत्व की अवधारणा जो जनसंख्या के अध्ययन के लिए हुआ था, केशिकत्व का जो सिद्धांत दिया गया था। तो उसकी बात देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्ज़ाम में केशिकत्व की अवधारणा कई बार पूछा गया है। तो इसको आप लोग रट लीजिए कि केशिकत्व की अवधारणा आर्सेनड्यूमो की है। ये इसलिए मैंने बोला रट लीजिए, क्योंकि लुई डूमा और आर्सेनड्यूमा में कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए केशिकत्व की अवधारणा ए ड्यूमोंड लिखकर भी आता है, और इनका पूरा नाम आर्सेन ड्यूमा ऐसे भी लिखकर आता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन CH कूले के अनुसार प्राथमिक समूह नहीं है। यहाँ पे हमसे पूछा गया है नहीं है। ठीक है, प्राथमिक समूह ऑप्शंस देखते हैं, परिवार, राजनीतिक दल, पड़ोस, मित्र मंडली। तो स्टूडेंट्स मैंने जब आप लोगों को प्राथमिक समूह पढ़ाया था तो बताया था कि प्राथमिक समूह में हमारे कौन कौन से समूह आते हैं, ग्रुप जो प्राथमिक समूह कहलाएंगे। तो यहाँ पे नहीं है पूछा गया है CH कूले के अनुसार। तो अगर हम देखें परिवार तो हमारा प्राथमिक समूह होता है। नेक्स्ट देखिए पड़ोस भी हमारा प्राथमिक समूह में आता है। और जो थर्ड ऑप्शन है हमारा मित्र मंडली, ये भी प्राथमिक समूह में आता है। लेकिन जो राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल हमारा द्वितीयक समूह है। ये देखिए आप, हमारा राजनीतिक दल किस में आता है, द्वितीयक समूह में आता है। और क्वेश्चंस भी क्या आता है हमारा, प्राथमिक समूह जो नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर राजनीतिक दल होगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि परिस्थिति पुंज की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया है। स्टूडेंट परिस्थिति पुंज मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, और अलग अलग कॉन्सेप्ट में पढ़ाती रहती हूँ तब भी ये बताती हूँ। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि परिस्थिति पुंज की अवधारणा किसकी है। यहाँ पे ऑप्शंस हम देखते हैं, राल्फ लैंटन, RK मल्टन, मैलिनोवस्की, बोगाल्डस। सो स्टूडेंट परिस्थिति पुंज की जो अवधारणा है स्टेटस सेट की, वो हमारे RK मल्टन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। जिसने नहीं भी पढ़ा है, पहली बार सुन रहा है, वो इसको याद कर ले, रट ले, क्योंकि यहाँ से ये भी क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चन है। और ये हर एग्ज़ाम में आपके नेट, JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर, PGT, GIC, हर तरह के एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रकारवाद के सूत्रों को प्रस्तुत किया। प्रकारवाद के सूत्र पूछा जा रहा है यहाँ पर। ये आंसर भी आपको पता होना चाहिए, इजी क्वेश्चन है ये भी। सो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अब हम ऑप्शंस देखते हैं, रेडक्लिफ ब्राउन, RK मल्टन, विल्फ्रेड पेरेटो,
टी पार्सन, टैलकॉट पार्सन। सो स्टूडेंट यहाँ पे प्रकारवाद के सूत्र पूछा गया है, मतलब फंक्शनल पैराडाइम की बात हो रही है। तो स्टूडेंट फंक्शनल पैराडाइम की बात कौन करता है? हमारे आर.के. मल्टन करते हैं। ये आप लोगों का आंसर गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने प्रकारवाद को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, बाह्य संघर्ष समूह के अंदर एकता पैदा करता है, निम्नलिखित में से या किस विद्वान का कथन है? देखिए स्टूडेंट, ये कथन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में कई बार आया है कि बाहरी संघर्ष से समूह के अंदर एकता पैदा होती है। ये मतलब किसने कहा है? ऑप्शंस देखते हैं यहाँ पे। आर.के. मल्टन, लेविस कोजार, डेरन राव, रेल्फ कॉलिंस। तो रेडल कॉलिंस। तो यहाँ पे बाह्य संघर्ष समूह के अंदर एकता पैदा करता है। तो स्टूडेंट ये चीज़ याद रखिएगा, जहाँ पे भी संघर्ष से एकता पैदा हो रही हो या संघर्ष से एकता आ रही है, इस टाइप का क्वेश्चन होगा, तो एक संघर्ष में एकता की बात हमारे कौन करते हैं? इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आप लोग जल्दी से स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर देखिए, हमेशा ही संघर्ष में एकता की, संघर्ष में समाज में अगर संघर्ष हो रहा है और संघर्ष से एकता आ रही है, ये किसका मानना है? कोलिंस का मानना है ये हमारे। ठीक है, इसको आप लोग ये भी याद रखिएगा, ये बहुत आता है। क्वेश्चन नंबर 36 है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 36 हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष दोनों पर आधारित है? यहाँ पे देखिए प्रतिस्पर्धा और संघर्ष दोनों पर बेस क्या है बताना है हमें। ऑप्शन देखते हैं। एक नातेदारी संगठन, एक सजातीय संगठन, एक औद्योगिक संगठन, एक धार्मिक संगठन। तो प्रतिस्पर्धा और संघर्ष जिसमें दोनों हो, तो अगर हम इन चारों ऑप्शंस में से देखें तो हमारा जो राइट आंसर यहाँ पर होगा वो हमारा होगा औद्योगिक संगठन। ठीक है, देखिए औद्योगिक संगठन में प्रतिस्पर्धा भी होती है, क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं इंडस्ट्रीज़ ऑर्गेनाइजेशन में, और यहाँ पे संघर्ष भी लोग करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट भी होता रहता है हमेशा से। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट दोनों के बेस पर हमारा होता है औद्योगिक संगठन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने लघु समुदाय की अवधारणा को प्रतिपादित किया है? तो जल्दी से स्टूडेंट इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि लघु समुदाय की अवधारणा किससे रिलेटेड है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। रॉबर्ट मदन से, रॉबर्ट रेडफील्ड से, बी मैलिनोवस्की से, मैककेन मैरियट से। सो आप लोग जानते ही हैं कि लघु समुदाय की अवधारणा किसने दिया है? हमारे रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पर एक बुक दी हुई है, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, किसकी पुस्तक है? तो ये बुक भी आप लोग ने बहुत बार पढ़ रखा है, मैंने बहुत बार आप लोगों को इस बुक के बारे में बताया है और थ्योरी में पढ़ाया है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आप लोग। बहुत ईजी बुक है ये, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। इसके ऑप्शंस देखते हैं हम। आर.के. मल्टन, मैलिनोवस्की, मिशेल फोको, दिबांकर गुप्ता। तो हमारे राइट आंसर क्या होगा? ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। देखिए सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर एकदम इजी बुक डायरेक्ट पूछ लिया गया था ये एग्जाम में। ये हमारे आर.के. मल्टन की बुक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 39 हमारा है, निर्धनता की संस्कृति एक विशेष संस्कृति है जो। निर्धनता की संस्कृति की बात हुई है यहाँ पर, और एक विशेष संस्कृति है जिसमें क्या होता है हमें बताना है। ऑप्शंस पहले हम देख लेते हैं क्या है। ऑप्शंस पहला है हमारा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को निर्धनता हस्तांतरित करती है। ठीक है, अब सेकेंड ऑप्शन है, पीढ़ी दर पीढ़ी निर्धनता हस्तांतरित करती है। थर्ड ऑप्शन सी है, एक परिवार को निर्धन बनाती है।
डी ऑप्शन हमारा है, एक व्यक्ति को निर्धन बनाती है। स्टूडेंट, अगर हम ये चारों ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन देखें तो क्वेश्चन हमारा था, निर्धनता की संस्कृति एक विशेष संस्कृति है जो पीढ़ी दर पीढ़ी निर्धनता हस्तांतरित करती है। हमारा राइट आंसर बी होगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं हम, क्या है हमारा यहाँ पे 40 क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का केंद्र बिंदु है। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का केंद्र बिंदु पूछा जा रहा है यहाँ पे। पहले हम ऑप्शंस को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन क्या है हमारा, व्यक्तियों के मध्य संबंधों के प्रतिमान, व्यक्तियों पर सामाजिक संगठनों घटनाओं का प्रभाव, घटित सामाजिक घटनाओं का विन्यास, मनुष्य की मानसिक प्रक्रियाएं। तो हमारा जो क्वेश्चन था, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का केंद्र बिंदु, ठीक है। तो समाजशास्त्री में हम समाजशास्त्र में किस चीज़ को मेनली फोकस करते हैं। अगर हम इन चारों ऑप्शंस में से देखें तो सबसे राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो आ रहा है वो क्या है, व्यक्तियों के मत संबंधों का प्रतिमान, क्योंकि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों की बात करता है। यहाँ पे व्यक्तियों के मत संबंध बनते हैं, तो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का केंद्र बिंदु क्या होगा, व्यक्तियों के मत संबंधों का प्रतिमान, हमारा राइट आंसर होगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई थिंक ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। और आप मैंने जो भी क्वेश्चन यहाँ पर अभी आपसे डिस्कस करे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम्स में बहुत बार आए हुए हैं। आप लोग अच्छे से इन क्वेश्चन को लर्न कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है, तो मेरे वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आपको अगर इसमें कोई भी इशू हो, कोई भी आपको पूछना हो मुझसे, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते तो हैं बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आता है तब भी आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं। तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करिए, कमेंट किया अगर अच्छा भी लग रहा है वीडियो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। एज अ एस्पायरेंट आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको अच्छा लगा है वीडियो। और अगर आप लोगों को जो भी इशू हो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डिस्कस कर सकते हैं। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।